नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल राठी क्लासेस कॉन्सेप्ट में। चलिए स्टार्ट करेंगे। आज हम अपनी चौथे नंबर की क्लास यानी कि एचसीएफ एलसीएम की चौथी क्लास, ठीक है, यानी कि फोर्थ क्लास, ठीक है। और अगर आपने इससे पहले की जो क्लासेस हैं यानी कि पहली, दूसरी और तीसरी क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो पहले वो तीनों क्लास देखिएगा, तभी इस क्लास को देखिएगा, अदरवाइज आपको कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है। पहली तीन क्लासें आपको देखनी है और उसमें काफी चीजें आपको आएंगी। पहली दो तो मोस्ट इंपोर्टेंट है और तीसरी क्लास में मैंने बहुत कुछ नई बातें बताई हैं। अगर आप मेरे से जुड़ रहे हैं और मेरे से आपको कुछ अच्छी चीजें लेनी है तो आपको ये तीनों क्लास आपको पहले कवर करनी पड़ेगी, तभी आप इस क्लास में आइएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करेंगे अपनी चौथे नंबर की जो क्लास है उसका पहला क्वेश्चन हमारा, ठीक है। देखिए, तो एचसीएफ एलसीएम में मैं ज्यादातर बातें आपको बता ही चुका हूं, ठीक है। एचसीएफ किस में होता है? संख्या में होता है, और संख्या किस में होती है? एलसीएम में होती है, ठीक है। ये दो बातें तो बिल्कुल अपने दिमाग में सेट कर लीजिएगा, ठीक है। 50% क्वेश्चन तो आपके इन्हीं दो बातों से सोल्व हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसने कहा है दो धनात्मक पूर्णांकों का लैस है बड़ी संख्या का दोगुना है। ध्यान से देखिए, ठीक है। छोटी संख्या तथा में से यानी कि एचसीएफ का अंतर 4 है, तो छोटी संख्या ज्ञात करें। तो ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों, मैंने आपको यह बताया था कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या इज इक्वल टू होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम। दो तीन बार इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है, तो ध्यान से देखिएगा। हमने कहा कि जो पहली संख्या हमने इसको मान लिया स्मॉलर संख्या और दूसरी को हमने मान लिया लार्जर, क्योंकि इन दोनों में जाहिर सी बात है जब दो ही संख्या है तो एक बड़ी होगी एक छोटी होगी, ठीक है। एक को हमने छोटी मान लिया, एक को बड़ी मान लिया। एचसीएफ देखिए ध्यान से, ठीक है। उसने कहा है कि छोटी संख्या तथा एचसीएफ का अंतर 4 है, और आगे इसने एक बात और कही, ये जो इंपॉर्टेंट बात है, इनका जो एलसीएम है, ध्यान से देखिएगा, एलसीएम बड़ी संख्या का दोगुना है। तो मैंने एचसीएफ की जगह तो लिख दिया मैंने एच इंटू ये जो एलसीएम है, मैं यहां लिख देता हूं बड़ी संख्या का जो दोगुना है ना, वो ये हमारा एलसीएम। तो एलसीएम की जगह मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे 2 गुना एल। तो यहां देखिए एल से एल कट जाएगा, ठीक है, एल से एल कट जाएगा। एच को इधर ले आइए, एस अपॉन एच, ये क्या बचा आपका वहां पे 2 यानी कि 2/1, ठीक है। अगर हम यहां देखें तो ये स्मॉलर नंबर और ये एचसीएफ, इनका रेशियो कितना आ गया 2:1, ठीक है। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है? 1 यूनिट। दोनों का डिफरेंस कितना है? 1 यूनिट का डिफरेंस है। अगर दोनों का 1 यूनिट का डिफरेंस है तो यहाँ डिफरेंस दिया कि कितना है प्यारे बच्चों? देखिए 4 यहाँ पे दिया है। देखिए जो जीसीडी होता है ना, जीसीडी का भी मतलब क्या होता है? आपका एचसीएफ होता है। इसको कहते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन, ठीक है। यानी कि जीसीडी का मतलब भी क्या होता है? एचसीएफ ही होता है। ध्यान दे आप मेरी इस बात पे, ठीक है। तो देखिए इसने दिया क्या है कि द डिफरेंस ऑफ द स्मॉलर नंबर एंड द जीसीडी ऑफ द नंबर इज 4, यानी कि दोनों का डिफरेंस कितना है? 4 है। तो 1 यूनिट किसके बराबर आ गया? 4 के बराबर आ गया। पूछा है स्मॉलर नंबर, स्मॉलर कितना हो जाएगा? 4 दूने 8, यानी कि स्मॉलर नंबर जो है वो कितना हो जाएगा? 4 दूने 8 हो जाएगा। 8 हमारा आंसर हो जाएगा सी। हमारा आंसर कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनिएगा। एक संख्या स्मॉलर है, एक संख्या लार्जर है। फिर एचसीएफ की जगह हमने एच लिखा और एलसीएम की जगह हमने क्या लिखा? देखिए इसने एलसीएम क्या कहा है कि बड़ी संख्या का दोगुना है एलसीएम, तो इसलिए हमने बड़ी संख्या का दोगुना कर दिया 2 इंटू एल। इसके बाद एल से यहां पे एल कट गया, ठीक है, कैंसिल आउट हो गया, और एच को हम इधर ले आए तो एस अपॉन एच, वहां क्या बचा? 2/1, यानी कि एस का वैल्यू 2 और एच का वैल्यू 1, तो 2:1। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? 4, और यहाँ पे एस कितना है? 2 यूनिट, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? 8। 8 हमारा आंसर हो जाएगा। अब ध्यान देना इस बात पे, अगर वो यहाँ बड़ी संख्या हमसे पूछता है कि बड़ी संख्या क्या होगी, तो याद रखना इस बात को, ऐसे क्वेश्चन में बड़ी संख्या यहाँ पे ज्ञात नहीं की जाएगी, आपका आंसर सीएनडी हो जाएगा, यानी कि आंकड़े अपर्याप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, अगर अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो ए बी का जो एचसीएफ है वो कितना है? 12 है, ठीक है। ए और बी धनात्मक पूर्णांक है और ए बड़ा है बी से, ए बड़ा है बी से, तो ए बी का न्यूनतम मान क्या हो सकता है? सबसे पहले ध्यान से देखिएगा कि दोनों संख्याएं
इसको जहां मैंने सर्किल किया है इसको ध्यान से देखिए, ए बड़ा है बी से और बी बड़ा है 12 से, यानी कि दोनों ही संख्या 12 से बड़ी है। ए बड़ा है बी से और बी बड़ा है 12 से, दोनों ही संख्या 12 से बड़ी है। बोथ नंबर्स आर ग्रेटर देन 12, दोनों संख्या 12 से बड़ी है। तो फिर ये दो आंसर तो मेरे हो ही नहीं सकते, क्योंकि इनमें एक संख्या देखो 12 आ गई, और जबकि मुझे दोनों ही 12 से बड़ी चाहिए, दोनों ही 12 से बड़ी चाहिए। ठीक है, ये 24 और 36 है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद उसने कहा कि ए बड़ा है बी से, बहुत ध्यान से देखना, यानी कि जो पहली संख्या है वो दूसरी से बड़ी होनी चाहिए। इसमें पहली संख्या दूसरी से छोटी है, ये भी आंसर नहीं हो सकता। अब आंसर क्या बचा? डी। क्या इसको भी चेक करेंगे? अब चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है कि ऑप्शन बचा है डी, यानी कि 36 और 24। ठीक है, मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं, ध्यान से देखिएगा। दो संख्याओं का HCF 12 है, ए बड़ा है बी से और बी बड़ा है 12 से, यानी कि दोनों संख्या 12 से बड़ी है, 12 से बड़ी है, तो ये आंसर नहीं, ये आंसर नहीं। और ए बड़ा है बी से, यानी कि पहली संख्या दूसरी से बड़ी होनी चाहिए, तो ये भी आंसर नहीं, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि बात बिल्कुल क्लियर रही होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में इसने ये कहा है हमसे, दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है, तो उनका लसागु ज्ञात करें। दो सहभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है, तो उनका एलसीएम ज्ञात करें। अब प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि को प्राइम नंबर या फिर सहभाज्य संख्या किन्हें कहते हैं। को प्राइम नंबर या फिर सहभाज्य संख्या किन्हें कहते हैं? को प्राइम नंबर। ठीक है, ध्यान से देखिए, अगर मैं बात करूं 7, 11, ये क्या हो गई? को प्राइम नंबर। अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने बात करी 7, 15, ये कैसी हो गई? को प्राइम नंबर। को प्राइम किसे कहते हैं? जो एक के अलावा किसी से ना कटे। जैसे अगर मैं यहां कह दूं 9, 15, ये को प्राइम नहीं है, क्योंकि एक के अलावा दोनों 3 से डिवाइड होती है। तो को प्राइम नंबर अगर हमारे पास है कोई भी, जैसे 8 और 7, ये क्या हो गई? को प्राइम। इनका अगर हमें एलसीएम लेना है तो दोनों की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 8 7 56। बात समझ में आ गई इतनी? तो ध्यान से देखिएगा, फिर से बताता हूं, को प्राइम नंबर के आपस में गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा? हमें एलसीएम मिलेगा। जैसे 8 7 को प्राइम हो गया, 11 7 भी को प्राइम है, तो 11 7 77, इनका क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। तो को प्राइम नंबर क्या होते हैं? जिनकी आपस में मल्टीप्लाई करने से हमें एलसीएम मिलता है। तो उसने कहा कि दो सहभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है, तो ध्यान दे एलसीएम भी उनका 117 ही होगा, एलसीएम भी उनका 117 ही होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, एलसीएम भी क्या होगा? उनका 117 ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, इसने कहा यदि दो पूर्ण संख्याओं का अनुपात x अनुपात y है तथा उनका HCF कितना है? z है, तो उनका एलसीएम क्या होगा? यदि दो पूर्ण संख्याओं का अनुपात x अनुपात y है तथा उनका HCF कितना है? z है, तो उनका एलसीएम क्या होगा? ठीक है, कभी भी आप एग्जाम में जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप क्वेश्चन कर रहे होते हो, तो जो मान के चलो कि हमने कहा कि आपका आंसर आ रहा है 2:3 और आंसर है 3:2, तो ये जो होता है आपका, ये पहला ही ऑप्शन रखा होता है। ठीक है, और जब एग्जाम में बच्चा जल्दबाजी में होता है, यानी कि जब उसे इंस्पेक्टर बनने की जल्दी होती है ना, तो ये पहला ऑप्शन बहुत जल्दी दिखाई देता है। ठीक है, वो बेटे पहले ही, बात समझे कि नहीं, वो आगे बढ़ के भी नहीं देखता। तो कभी भी जैसे ये क्वेश्चन होते हैं आपके, भाई XZ/Y, XY/Z, तो ऐसे जो ऑप्शन होते हैं उन्हें ध्यान से चेक करके आंसर लगाए, जल्दबाजी ना करे, नहीं तो इंस्पेक्टर बनने की जल्दी में गड़बड़ हो जाएगी। चलिए ध्यान से देखिए, यदि दो पूर्ण संख्याओं का अनुपात कितना है? x अनुपात y है, और HCF कितना है? उनका z है, तो उनका एलसीएम क्या होगा? तो मैंने आपसे एक बात ये कही थी कि याद करो, पिछले वाली क्लास में मैंने ये कहा था, जो एलसीएम होता है वो क्या होता है? HAB। और जहां मैंने कहा था कि AB क्या है? संख्याओं का अनुपात है। AB क्या है? संख्याओं का अनुपात है। तो XYZ ये हमारा आंसर हो जाएगा। XYZ तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम क्या होता है? जो HCF और संख्याओं का रेशियो होता है उनकी गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा? हमें एलसीएम मिलेगा। बता देता हूं आपको, जैसे 4 और 6, इनका अनुपात देखो कितना आ जाएगा? 2:3, और HCF कितना है? 2, तो 3 दूने 6 दूने क्या आ गया? 12। ये H है, ये A है, ये B है, तो HAB बराबर क्या आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा। क्योंकि ज्यादा डिटेल में अब मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि पिछली क्लास में सारी बातें मैं रिपीट कर चुका हूं, डिटेल में बता चुका हूं। ठीक है, तो पिछली क्लास जो है आपकी तीसरे नंबर की क्लास है, उसे बहुत सावधानी से देखिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अब हम। ठीक है, इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए। आगे बढ़िए।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप एक चीज महसूस कर पा रहे होंगे कि सवाल बड़े नहीं होते। सारे क्वेश्चन में देखो सिर्फ प्रीवियस ईयर्स के ही क्वेश्चन मैंने उठाए हैं, कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं उठाए मैंने, कोई भी अपने पास से क्वेश्चन बना के नहीं उठाया, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स के हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन आप मार्क कर लेना कि मैं कितने क्वेश्चनों में पेन चला रहा हूं, डिटेल में बताना मेरी मजबूरी है, ठीक है। और डिटेल वैसे भी जरूरी है, आपके लिए डिटेल जरूरी है। तो ध्यान से देखिएगा, मैंने आपसे एक बात कही थी। सबसे पहले ये देखिए 403 है, 434 है, ये 465 है। ये कहता है कि ये 3 बर्तन है। ध्यान से देखिए, पहले सवाल को समझ लीजिए। 403 लीटर का है, ये 434 लीटर का है और ये 465 लीटर का है। बिल्कुल ये सवाल उस तरीके से है जो मैंने पिछले वाली क्लास में गाय और भेड़े वाला जो क्वेश्चन देने की पिछली क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, उसी की तरह का क्वेश्चन है। हमने यहाँ से ये छोटी छोटी बोतलें भरनी है, छोटी छोटी बोतलें, छोटी छोटी बोतलें, ठीक है। यहां से भी छोटी छोटी बोतलें भरनी है, छोटी छोटी बोतलें, ठीक है। अब इसमें 403 लीटर, 434 लीटर, 465 लीटर, लेकिन ये अलग अलग वैरायटी का डीजल है, अलग अलग वैरायटी का है। और ऐसा पात्र हमें देखना है, पात्र का मतलब है बोतलें या पात्र, बात समझे कि नहीं। सबसे पहले तो कम से कम बोतल बने, कम से कम बोतलों में ये आ जाए। तो कम से कम बोतलों में आने का मतलब क्या है प्यारे बच्चों की, बोतल में अधिक से अधिक हमें लिक्विड रखना पड़ेगा, अधिक से अधिक हमें डीजल रखना पड़ेगा। देखो मुझे सबसे पहले आप ये समझो कि जब भी वो ये कहे कि हमें मिनिमम बोतल रखनी है, मिनिमम बोतल या मिनिमम हमें बर्तन रखने हैं, तो इसका मतलब है एक बर्तन में क्या रखना पड़ेगा, अधिक से अधिक हमें लिक्विड रखना पड़ेगा। समझ पा रहे हो। तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे कि हमने एक बोतल में ज्यादा से ज्यादा रखना है। दूसरी बात, ज्यादा से ज्यादा रखना है, सब में समान वैल्यू होनी चाहिए। इसमें 10 लीटर है तो यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, अगर समान होगी तो इसका मतलब वो एक ऐसी संख्या होगी जो 403 को डिवाइड करेगी। और ये भी उसके बराबर है तो इसका मतलब है कि कॉमन हो गया। समझे बात को। मैंने अभी पिछले उसमें बताया था आपको कि भाई अगर समान है तो क्या होगा, ठीक है। अगर बोतलों में समान लिक्विड है तो क्या होगा, फैक्टर तो होगा ही होगा 403 का। दूसरी बात, अगर इसमें जो है 10 लीटर लिया और इसमें भी 10 लीटर लिया तो ये दोनों में क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो दूसरी बात कॉमन भी होगा। और कम से कम बोतलें तो ज्यादा से ज्यादा लिक्विड, मतलब क्या हो गया, हाईएस्ट हो गया। तो इसका मतलब इन तीनों का हमें क्या देखना पड़ेगा, इन तीनों का सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा HCF क्या होगा, इन तीनों का HCF क्या होगा, ठीक है। और प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया था पहली क्लास में मैंने HCF का बेसिक पढ़ाया था और मैंने ये कहा था कि HCF कभी भी अंतर से बड़ा नहीं होता। 403 434 का अंतर कितना हो गया, 31, और 31 एक प्राइम नंबर है, 31 एक प्राइम नंबर है, बात समझिए, ठीक है। तो ऐसे पात्र की अधिकतम क्षमता कितनी होगी, ये ऑप्शन यहां से गायब है, ठीक है, होगा कुछ ना कुछ, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ऐसे पात्र की अधिकतम क्षमता कितनी होगी जिससे तीनों पात्रों के डीजल को सही सही मात्रा में मापा जा सके। बात समझ पाए आप लोग। तो ये 2015 का सवाल है। अब आप ध्यान से देखिए, ये भी आपका, मुझे ऑप्शन तो ये पता नहीं क्या होगा, तो इन दोनों को देखिए, ये तो दोनों बड़े ही हैं और 31 क्या एक प्राइम नंबर है, 31 तो टूट भी नहीं सकता। इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 31 हो जाएगा। तो 31 इनका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। अब बताएं मुझे कितना टाइम लग रहा है, बस मैंने इतनी चीज देखी। 403 434 का डिफरेंस कितना हो गया, 31 हो गया। 403 और 434 का डिफरेंस कितना हो गया, 31, यानी कि 31 हो गया। अगर 31 हो गया तो ये हमारा HCF हो गया। अब एक चीज और समझे, जैसे मैंने लिखा 45 और 55, इनका HCF देखना 5 आएगा। फिर 40 और 50, इनका HCF कितना आएगा, 10 आएगा। तो मैंने क्या बताया था कि HCF कभी भी डिफरेंस से बड़ा नहीं होगा, उससे छोटा हो सकता है। और इससे छोटा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि 31 एक प्राइम नंबर है, ठीक है। या ज्यादा करना ही चाहते हो तो आप 31 से देख लो, क्या ये कट रहा है 31 से, बिल्कुल कट रहा है। इन सब में 31 का अंतर है। देखो 31 से इसको काट के देखो आप, फिर इसको डिवाइड करके देखो, इसको भी डिवाइड करके देखो, तीनों क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। तो इसका मतलब 31 हमारा आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपने पहली क्लासें नहीं देखी हैं तो जरूर देखिए, ध्यान से देखिए। माना x एक न्यूनतम संख्या है जिसे 5, 6, 7 और 8 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में क्या बचे, 3 बचे, परंतु 9 से विभाजित किए जाने पर कोई शेषफल नहीं रहता। तो x के अंकों का योग क्या होगा, x के अंकों का योग क्या होगा। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखना, अब यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना। मार्केट में बहुत सारी चीजें चल रही है, लेकिन मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, 90% कोचिंग सेंटर और 90% अध्यापक वो बच्चों के लिए काम नहीं करते हैं। उनका मकसद है व्यापार, बस
उन्हें व्यापार से मतलब है अपने, क्योंकि एजुकेशन को अगर देखें तो मुखर्जी नगर जैसे क्षेत्र में तो धंधा ही बना दिया बिल्कुल। ठीक है, 3 महीने में हम जो है आपको वर्दी दिलवा देंगे, फलाने ऐसे मनमोहक का आपके प्रचार करते हैं, जबकि आता जाता कुछ है नहीं। ठीक है, मुखर्जी नगर के कई मशहूर अध्यापक हैं, नाम तो नहीं लेंगे, पर आज भी 2015-16 मगन प्रताप, ठीक है, और आपके जो है ये रंजन वंजन जो भी है आपके 2015-16 जैसे के जो आपके जो 2015-16 में कभी टीचर पढ़ाते थे वो कंटेंट आज भी पढ़ा रहे हैं आपको। ठीक है, और मुझे लगता है कि उन्हें खुद ट्यूशन की जरूरत है। समझ गए बात को आप? अब ध्यान से देखिएगा। तो माना x न्यूनतम संख्या जिसे 5, 6, 7, 8 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेषफल रहता है, परंतु 9 से विभाजित किए जाने पर कोई शेषफल नहीं रहता, तो x के अंकों का योग क्या है? ठीक है, x के अंकों का योग क्या है? अब आप खुद बताएं। 9 से विभाजित करें, पहले एग्जाम मेथड बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। 9 से विभाजित किए जाने पर कोई शेषफल नहीं बचता, तो इसका मतलब जो संख्या 9 से कटती है उसके अंकों का योग भी 9 से डिवाइड होना चाहिए। मैं फिर से बोलता हूं, जो संख्या 9 से डिवाइड होगी उसके अंकों का योग भी 9 से डिवाइड होगा। क्या ये 9 से डिवाइड होगा जी? नहीं होगा। क्या ये 9 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। क्या ये 9 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। ये 9 से डिवाइड हो जाएगा जब, बिल्कुल आंसर आ गया। अरे आंसर आ गया भाई साहब, देखे जरा एक बार ध्यान से देखिए। 9 से विभाजित करें तो कोई शेषफल ना बचे, तो आंसर क्या हो गया हमारा? 9 से कटने वाला एक ही 18। अब डिटेल में बताते हैं आपको। अब आप खुद, जिंदगी आपकी है, करियर आपका है, फैसले भी आपके हैं, आप खुद सोचिएगा इस बात को। ठीक है, कि हमें क्या करना चाहिए, इसको डिटेल में करना चाहिए या फिर इस तरीके से करना चाहिए एग्जाम में। ठीक है, यानी कि सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। अब दूसरा मैं आपको डिटेल में बताता हूं। तो 5, 6, 7, 8 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 बचे, तो सबसे पहले तो मैं करूंगा कि 8 सत्ते 56। ठीक है, अब 56 में क्या ये 6 आ गया? भाई देख लेते हैं एक बार। 2 तो आ गया जी, 3 नहीं आया, 3 को ले आए। 5 आ गया जी, ये 5 भी नहीं आया। तो इसका सबसे पहले हमने क्या निकाला? एलसीएम। एलसीएम निकालेंगे तो 5 × 15, 15 छिके हो जाएगा 90, बचे 9, और 15 पंजे 75, 9 यानी कि 840। ठीक है, अब मेरा बस चले तो मैं इसमें यही कि यही क्या जोड़ दूं भाई? 3 जोड़ दूं, क्योंकि मुझे क्या करना है? 3 बचाना है। 3 मुझे बचाना है, तो मेरा बस चले तो मैं तो यही कि यही क्या जोड़ दूं? इसमें 3 जोड़ दूं। पर मैंने आपसे एक बात कही थी कि भाई एक कंडीशन हो रहा है कि 9 से डिवाइड होना चाहिए। चलो 9 से डिवाइड होना चाहिए, तो देख लेते हैं एक बार। 9 से डिवाइड होना चाहिए, 9 से कैसे डिवाइड होगा भाई? तो 9 से डिवाइड हो जाएगा ये, चलो देखते हैं। 8, 4, 12, ध्यान से देखिएगा। 8 और 4 12, 12 का मतलब जोड़ कितना आ गया? इसका 3 आ गया, और इसका भी 3 आ गया। 3, 3, 6, 6 तो 9 से नहीं कटेगा। इसका मतलब है कि मुझे यहाँ के की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, मुझे यहाँ के की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। चलो देखते हैं प्यारे बच्चों करके काम। अब यहाँ 2 तरीके मैंने आपको बताए थे, या तो आप 2 रख के देख लो यहाँ पे, 2, 3, 4, 5, या फिर आप रिमाइंडर थ्योरम का भी यूज कर सकते हो। तो 8, 4 कितना हो गया? 12, 12 का मतलब 9 से भाग करेंगे तो यहाँ 3 बचेगा। शेषफल कितना बचेगा? यहाँ 3 बचेगा। तो के की जगह एक ऐसी वैल्यू आपको रखनी है, के की जगह एक ऐसी वैल्यू आपको रखनी है कि जब मैं उसकी गुणा करूं और 3 जोड़ू तो वो 9 से कट जाए। तो देखो 3 दूनी 6 और 3 कितना हो गया? 9, कट गया। तो के की जगह कितना आ जाएगा? 2, यानी कि ये आ जाएगा आपका 840 गुणा 2 + 3। तो 84 दूने हो गया 168, 1680 + 3, तो वो संख्या कौन सी आ जाएगी? 1683। ठीक है, अब इसके अंकों का योग देख लीजिए कितना होगा? 8, 1, 9, 6, 3, 9, 9, 9 कितना हो जाएगा? 18, और 18 हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। एक बार फिर से रिपीट करता हूं। सबसे पहले 8, 7, 6, 5 का हमने क्या ले लिया? एलसीएम ले लिया। एलसीएम कितना आया? 840। मेरा बस चले तो उसको 3 शेषफल बचाने, तो मैं 3 यही जोड़ दूं, पर एक शर्त और है कि 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो के की जगह आप 2 रखेंगे, 2 रखते क्या आ जाएगा आपका? 1680, और 1680 में 3 जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा 1683। पर आंसर 1683 नहीं है, उसके अंकों का योग पूछा गया, तो उसके अंकों का योग क्या होगा? 18 होगा। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ अगर आपको नोट करना हो तो नोट कर सकते हैं, बाकी मैंने आपको ये डिटेल में बताया, और इससे पहले मैंने क्या बताया था आपको? एग्जाम मेथड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिए। 1000 और 2000 के बीच कोई ऐसी संख्या जिसे यदि 30, 36, 80 से विभाजित किया जाए तो प्रत्येक स्थिति में शेष 11 होगा। अब प्यारे बच्चों, यहां अगर हम देखें तो आप आंसर समझ गए होंगे कि आंसर कैसे आएगा इसका।
इसका जो आंसर कैसे आएगा, इसका आंसर होगा सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इनका एलसीएम। लेकिन उसने कहा वो 1000 और 2000 के बीच में होनी चाहिए संख्या, तो उसे 1000 2000 के बीच में ले जाने के लिए क्या करेंगे, के की मल्टीप्लाई करेंगे। और इसके बाद फिर वो चाहता है कि 11 शेष बचे, तो उसमें 11 को ऐड कर देंगे। ये हमारा आंसर होगा डिटेल में। चलिए पहले डिटेल में देख लेते हैं हम। अगर हम डिटेल में देखते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिटेल में, ठीक है ना, यानी कि इन डिटेल। अब डिटेल में देखिए, सबसे पहले मैंने देखा 30 36 80 का एलसीएम। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे एलसीएम देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले मैंने देखा 80, अब 36 देखिए ध्यान से, क्या 36 इस 80 में आ चुका है, गौर से देखिएगा। 36 किससे बना है, 9 और 4 से। तो 4 तो इसके अंदर है प्यारे बच्चों, लेकिन 9 नहीं है, तो 9 को हम यहाँ ले आए। ये लो जी, 9 ले आए इसके अंदर। अब 9, अब 30 देखिए, 30 किससे बना है, 10 और, ध्यान से देखिएगा, 10 और 3 से। 30 किससे बना है, 10 और 3 से। तो 10 तो 80 में आ चुका है, देखो यहाँ बचा 3 भी इस 9 में आ चुका है। तो इसका मतलब है एलसीएम कितना आ जाएगा, 9 8 72 720। ये एलसीएम आ गया। तो आंसर क्या है हमारा कि 720। फिर अब ध्यान से सुने, मेरा बस चलता तो मैंने कहा कि मैं इसमें 11 जोड़ के यही आंसर ले आता। 720 और 11 कितना हो जाएगा आपका, 731। पर ध्यान से सुने, वो चाहता है कि वो संख्या कहां हो, 1000 और 2000 के बीच में हो। अब भाई जो 731 आएगा वो 1000 2000 के बीच में तो होगा नहीं। तो इसका मतलब है कि यहाँ क्या करना पड़ेगा, हमें के की मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो 7 दूने 14, 14 का मतलब 1400, तो 1000 2000 के बीच में आ जाएंगे। अगर 3 से गुणा करेंगे तो 7 3 21, 2000 से ऊपर पहुंच जाएंगे हम। समझ पा रहे हो ना मेरी बात, 720 है ना ये, तो 7 3 21 यानी कि 2000 से ऊपर पहुंच जाएंगे। तो यानी कि के का वैल्यू हमें क्या रखना पड़ेगा, 2 रखना पड़ेगा, क्योंकि हमें 1000 और 2000 के बीच में रहना है। तो 1000 2000 के बीच में रहने के लिए हमने यहाँ 2 रख दिया। तो 72 दूने कितना हो जाएगा, 144, यानी कि 0 और प्लस कितना हो जाएगा, 11। तो आंसर कितना आ जाएगा, 1451 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये 2015 में पूछा गया क्वेश्चन, यानी कि 1451 हमारा आंसर हो जाएगा। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, फिर बताऊंगा एग्जाम में कैसे करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने एलसीएम लिया। एलसीएम में हमने क्या मान लिया, एलसीएम 80 मान लिया। फिर 80 में हमने देखा क्या 36 इसके अंदर है, 36 बनता है 9 और 4 से। ध्यान से सुनना प्यारे बच्चों, 9 और 4 से बनता है 36। 4 तो इसमें आ चुका है, 9 नहीं आया था, 9 को मैंने ले लिया। तो 9 8 72 कितना हो गया, 720। ठीक है, कितना हो गया, 720। अब अगर 30 36 80 से भाग दें तो ये 720 तो कटेगा ना, पर हमें क्या बचाना है, 11। तो 11 हमने ऐड कर दिया, पर ये आएगा 731, जबकि उसकी डिमांड ये नहीं है, डिमांड है 1000 2000 के बीच में आंसर आए। तो इसलिए हमने यहाँ 2 से गुणा कर दी। तो 1000 2000 के बीच में क्या बना हमारा, 1451। ठीक है, चलिए अब इसको एग्जाम में कैसे करते भाई, आगे देख लो। अब एग्जाम में कैसे करते, एग्जाम में ये करते कि ध्यान से देखना, 30 36 और 80 इससे भाग देना है, और बचना क्या है, रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना बचना है, 11। अगर हम 11 घटा दें, प्यार से देखना बहुत, अगर हम 11 घटा दें तो वो संख्या 30 36 80 से डिवाइड हो जाएगी कि नहीं, बोलो हाँ। ठीक है, यानी कि 30 36 80 से क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी कि नहीं, अगर हम 11 माइनस कर दे। और 11 यानी कि अगर हम यहाँ 1 यानी कि 11 घटाएंगे, गौर से देखना, 2 में से 1 गया, पहला अंक कितना आएगा, पहले अंक पे काम करना है बस। 2 में से 1 गया 1, जिस संख्या के बाद में 1 होगा तो सोच के बताए क्या वो कभी 30 से कट जाएगी, 30 में बाद में 0 है। कोई भी संख्या 30 से तभी कटेगी जब उसका आखिरी का अंक 0 होगा। बात समझ पाए, अगर मैं 11 घटाऊंगा, 2 में से 1 गया 1, जो बचेगा यहाँ पे वो लास्ट में 1 बचेगा, और जिसके लास्ट में 1 होगा वो कभी 30 से डिवाइड नहीं हो सकती। अब यहाँ देखिए, यहां भी अगर हम 1 घटाते हैं तो क्या बनेगा हमारा, 1640। इसमें तो बाद में 0 है भाई प्यारे बच्चों। अब 0 है तो क्या ये मेरा आंसर हो सकता है, चलो देख लेते हैं। यानी कि 11 घटाने के बाद, गौर से देखना, 11 घटाने के बाद, 11 घटाने के बाद ये क्या बनेगा, 1641 में से 11 घटा दो तो क्या बनेगा, 1630। और 1630, चलो 30 का तो मुझे पता नहीं, पर लेकिन इतना पता है कि 10 से तो ये कटी जाएगी। और 30 किससे बनता है, 3 गुना 10 से। तो 10 से तो कट जाएगी, क्या 3 से भी कट जाएगी, क्योंकि 30 से वही संख्या कटेगी जो 3 और 10 दोनों से कट जाए, दोनों से डिवाइड हो जाए। तो मुझे इतना तो पता चल गया कि ये जो है 10 से तो कट जाएगी 1630, पर क्या 3 से कटेगी, देखो 6 3 9 और 1 10, ये 3 से नहीं कटेगी, ये 3 से नहीं कटेगी। तो ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बात समझ में
आई होगी। इसके बाद यहाँ देखिए, अगर मैं यहाँ से 11 घटाता हूं तो कितना आएगा, 1440 आ जाएगा। और 1440 ध्यान से देखेगा, ये 10 से तो कट ही रहा है, 3 से कट गया, यानी कि 30 से कट गया हमारा। और यहाँ तो अगर हम 11 घटाए तो बाद में 2 आएगा, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो हमारा आंसर कौन सा है, बी है। एक बार फिर से रिपीट करूंगा सारी की सारी बातें, दोबारा से देख लो। यानी कि मैंने कहा कि 30, 36, 80, 30, 36, 80, यानी कि अगर मैं 11 घटा दूं तो इन सबसे क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए। इन सबसे डिवाइड होने का मतलब है प्यारे बच्चों कि वो 30 से डिवाइड होना चाहिए। अगर 1 घटा दे, देखो 11 का मतलब है लास्ट में 1 घटाओ, बाद में 1 आएगा यहाँ, तो ये 30 से डिवाइड होगी नहीं। अगर इसमें से 11 घटा तो क्या बनेगा, 1600। बाकी तरीके और भी बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं कि मैं जो बता रहा हूँ कि आप इसी तरीके से आप ये भी चेक कर सकते हो कि 11 घटाने के बाद वो 80 से भी कटेगी। 80 का मतलब है कि 10 और 8 से भी कटनी चाहिए। आप बहुत सारे तरीके हैं, आप दूसरे तरीके से भी मैच कर सकते हो आंसर को। तो हमने कहा 1600, अब 11 घटाएंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे, 1630। अब 1630 अगर देखें तो देखो 30 किससे बनता है, 3 और 10 से, तो ये 10 से तो कट जाएगा 1630, पर लेकिन क्या 3 से कटेगा, देखो 6, 3, 9 और 1, 10, अंकों का योग कितना हो गया, 10। और जिस संख्या के अंकों का योग 10 हो जाए वो 3 से नहीं कटेगी। इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। और देखो इसमें से अगर मैं 11 घटाता हूं तो 3 में से क्या बाद में 2 आएगा, ये तो 30 से ही नहीं कटेगा, ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। आंसर क्या बचा हमारा, बी। ठीक है, तो मैंने कहा आप नंबर्स पे काम करें। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके आंसर हमारी नाक के नीचे और हम सामने देखते रहते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अब ध्यान से देखना इसको भी। 4000 और 5000 के बीच में ऐसी संख्या जो 12 से, 18 से, 21 से और 32 से विभाजित तो हो, निम्नलिखित में से क्या होगी। अब मुझे प्यारे बच्चों बहुत ध्यान से बताना, बहुत ध्यान से। पहले क्वेश्चन को देखिए स्क्रीन पे, उसके बाद क्लास को पॉज कीजिए और उसके बाद दिमाग लगाइए कि आंसर क्या हो सकता है। उम्मीद करता हूं कि आपका आंसर आ जाएगा, 1 को 12 में आंसर आ जाएगा आपका, और मेरी बातें भी समझ में आएंगी कि एग्जाम के लिए क्या जरूरी है। ठीक है, आपको यह समझ आ जाएगा कि एग्जाम में बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो 4, 5 साल से पढ़ रहे हैं। ठीक है, घर पे रिश्ते की बात चलती है, पर लेकिन घर वाले कहते हैं जी लड़का क्या कर रहा है जी, तैयारी कर रहा है जी। अब 4-5 साल से तैयारी कर रहा है बस। ठीक है, कहीं शादी ब्याह में गए, क्या करता है जी लड़का जी, तैयारी करता है जी। अब कहते हैं जी पिछले साल भी तैयारी कर रहा था, उससे पिछले साल भी तैयारी कर रहा था। कहते हैं लड़के की किस्मत खराब है थोड़ी सी। ठीक है, अब किस्मत खराब नहीं है भाई, थोड़ा सा काम करने का जो तरीका है, जीतने वाला कुछ अलग नहीं करता, हर काम को अलग तरीके से करता है। ठीक है, कैसे मिलती है सफलता, एक जुनून सा जगाना पड़ता है, और कैसे बनता है घोंसला, एक चिड़िया से पूछो तो तिनका तिनका उठाना पड़ता है। एक एक बात बहुत ध्यान से सुने मेरी, अगर आपको सफलता हासिल करनी है, आपको कुछ अलग सोचना होगा, अलग तरीके से चलना होगा, तभी आपको सफलता मिलेगी। ध्यान से देखिए। तो हमने कहा कि अगर हम यहां देखें तो ये 32 जो है हमारा, ध्यान से देखिए 4000, 5000 के बीच में जो संख्या 12, 18, 21, 32 से कटेगी, जो 32 से कटेगी वो 4 से कटेगी। कटेगी कि नहीं कटेगी, बोलो हाँ। वो संख्या 4 से भी तो कटेगी। अब 4 से कर देखे तो ये नहीं कटेगी, 4 से ये भी नहीं कटेगी, 4 से ये भी नहीं कटेगी, बस एक आंसर बचा हमारा 4032। ठीक है, अब आप बताइए कि जिंदगी आपकी है और फैसला आपका है कि आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, अब डिटेल में इसकी बताऊंगा नहीं, एक आध डिटेल में आप खुद भी करें। ठीक है, तो मैंने आपको सीधा बता दिया कि जो संख्या हमारी 32 से कटेगी, सपोज करो मेरे 2 ऑप्शन हो जाते, 2 होते थे, मैं 18, मैं 9 से भी चेक कर लेता, पर 9 से तो चेक करने का फायदा नहीं है। 21 में क्या आ रहा है, 7 से चेक कर लेते इसको, क्योंकि 9 से इसलिए चेक नहीं करते, सब में अंक सेम है, 4, 3, 2, 4, 3, 2, 4, 3, 2, 9 से सारे कटेंगे। ठीक है, चलिए, तो 32 से कटने का मतलब 4 से डिवाइड होगी। 4 से कौन सी डिवाइड होती है, ये डिवाइड। अच्छा, 4 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, बहुत बच्चे सोच रहे होंगे अगर पहली क्लास उन्होंने नहीं देखी। 4 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, आखिरी के दो 4 से कटने चाहिए। अब देखिए, आखिरी के दो 4 से कटेंगे जी, नहीं कटेंगे। आखिरी के दो 4 से कटेंगे, कटेंगे। आखिरी के दो 4 से कटेंगे, नहीं कटेंगे, और ये नहीं कटेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये बातें बिल्कुल समझ में आई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगर अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों, मुझे लगता है कि आप लोगों को इसमें कुछ ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। एक संख्या 7 से विभाजित है, देखिए 7 से विभाजित है, और जब इस संख्या को 8, 12, 16 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचता है।
अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को मैं डिटेल में बता चुका हूं इससे पहले भी, अब मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा इसको। आप सीधा 7 का मल्टीपल चेक करें, क्या ये 7 से कटेगा जी? नहीं कटेगा। उसने कहा एक संख्या x जो 7 से विभाजित होती है, तो विभाजित देख लो 7 से कौन सी होती है, क्या ये 7 से विभाजित है? नहीं है। क्या 7 से विभाजित है? नहीं है। क्या 7 से विभाजित है? बिल्कुल है। ये 7 से डिवाइड है, देखो 147, ये 7 से डिवाइड होती है। बात समझ में आ गई? तो 147 क्या होगी? 7 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आप ये भी देख सकते हो कि 8 से काटोगे तो 144 कट जाएगा, 144 बचेगा कितना? 3 बचेगा। तो ऐसे तो आप क्वेश्चन सीधा सीधा ऑप्शन से मैच करा सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, अब देखिए इसने कहा है कि द एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर्स, और मैंने आपसे कहा था कि दो प्राइम नंबर या को प्राइम नंबर, उनका जो एलसीएम होता है वो उनकी मल्टीप्लाइकेशन होता है। जैसे मान के चलो दो प्राइम नंबर ले लेते हैं 7 और 11, ये दोनों क्या हो गए? प्राइम नंबर। इनका एलसीएम लेना हो तो क्या करना पड़ेगा? 11 सते 77, दोनों की गुणाई करनी पड़ेगी हमें, और कोई इलाज इसका नहीं है। ठीक है, अब आगे देखिएगा, अगर इसका कोई और इलाज नहीं है तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि इसने कहा कि एलसीएम कितना है? 161 है। अगर एलसीएम 161 है तो ऐसा तो तभी पॉसिबल है जब हम 23 गुना 7 करेंगे। देखिए 23 गुना 7 कितना होता है? 161 होता है, 161 होता है। ये इन संख्याओं की गुणा भी है और इनका एलसीएम भी है, और दोनों कैसी संख्या है? प्राइम नंबर है। ठीक है, तो उसने कहा है कि एक संख्या x है और एक y है, जबकि इसने यहाँ पे एक चीज और हमें बता दी कि x बड़ा है y से। ये x है और ये बड़ा है किससे? y से। 23 सत्ते कितना हो गया? 161। तो y की जगह क्या रखेंगे हम? 7। ध्यान से देखिए, y की जगह क्या रखेंगे? 7। तो 3 गुना 7 और माइनस कितना रखेंगे? x, यानी कि 23। तो आंसर कितना आ जाएगा? -2 आएगा। आंसर -2 हो जाएगा। -2 कहाँ पे है? ए में है। फिर से रिपीट कर देता हूँ बात को। हमने कहा कि दो प्राइम नंबर का जो मल्टीप्लाइकेशन होता है वही उनका एलसीएम होता है। तो यानी कि 161 किन किन का गुना है? 23 गुना 7 का। तो यानी कि एक संख्या 7 हो गई और एक 23 हो गई। तो उसने कहा कि यहाँ देखिए x का मान y से बड़ा है, तो x का वैल्यू 23 होगा और y का वैल्यू 7 होगा। तो बस x और y की जगह वैल्यू रख दीजिए, यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे रखेंगे 7 के 21 और ये x का वैल्यू है 23, तो 21 में से 23 घट गया तो क्या बचा? -2। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को। अब ये क्वेश्चन आपका जो है एसएससी सीजीएल टियर 1 2016 में पूछा गया है, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि उसने ये कहा, पहले सवाल को बहुत आराम से पढ़िएगा। एक विद्यालय में 391 लड़के हैं, मैंने यहां लिख दिया बॉयज कितने हैं? 391। ठीक है, फिर कहता है 323 लड़कियां हैं, यानी कि गर्ल्स कितनी हैं? 323। ठीक है, 323 है। फिर कहता है कि यथासंभव सबसे बड़ी समान कक्षाओं में विभाजित किया गया। समान कक्षाओं में विभाजित किया गया, यानी कि जो कक्षाएं हैं इनकी कक्षाएं बनाई गई इस प्रकार से। ठीक है, तो जो बॉयज वाली कक्षा है तो इसमें क्या होंगे? ऐसे बॉयज होंगे ये। ठीक है, इनको कक्षा में बांट दिया इस प्रकार से, ऐसे कक्षा में बांट दिया इनको। ठीक है, और ये जो गर्ल्स है इनको भी कैसे बांट दिया? कक्षा में बांट दिया, ऐसे कक्षा में बांट दिया। ठीक है, ऐसे कक्षा में बांट दिया। ठीक है, अब आगे समझना। उसने कहा कि सबसे पहले सबसे बड़ी, ध्यान दे, HCF, फिर से वही बात करूंगा। अगर कक्षाओं में लड़कों की संख्या समान है, कक्षा में लड़कों की संख्या समान है और इधर लड़कियों की संख्या समान है, तो इसका मतलब है कि ये जो संख्या रही होगी वो इनको क्या करेगी? 391 को डिवाइड करेगी तो क्या कहलाएगी? 391 का फैक्टर, और इधर क्या कहलाएगी? 323 का फैक्टर। दूसरी बात, समान कक्षाएं हैं। समान का मतलब है कि ये दोनों कक्षाएं आपस में क्या है? बराबर है। बराबर है तो इसका मतलब क्या है? कॉमन भी है, और कॉमन है तो ये कहता है कि सबसे बड़ी समान संख्या होनी चाहिए, और सबसे बड़ी का मतलब हो गया यहाँ पे हाईएस्ट होनी चाहिए। यानी कि एक कक्षा में पहले ये तो देख ले कि बच्चे कितने हैं। बात समझे कि नहीं? तो एक कक्षा में अगर हम देखें बच्चे कितने हैं, तो ये ध्यान देखिए, ध्यान दे, एक बार हमसे पूछा क्या है? व्हाट इज द नंबर ऑफ क्लासेस, यानी कि क्लासें कितनी बनेगी हमारी। ठीक है, तो क्लासें कितनी बनेगी, तो पहले ये देखिए कि एक क्लास में बच्चे कितने हैं, स्टूडेंट कितने हैं। और ये क्या है? हमारा HCF है। HCF का मतलब है, अब बच्चों मैंने आपको एक चीज बताई थी पहली क्लास में, मैंने HCF पे ही काम कराया था, और आपके याद होगा कि मैंने वहां ये बताया था कि HCF या तो दो संख्याओं का अंतर ही होता है, या फिर मैंने कहा था अंतर में कहीं छिपा होता है। तो इनका अगर हम अंतर निकाले तो देखो 11 में से 3 गया, बचा 8,
और 8 में से 2 गया, बचा 6। तो मैं देखूंगा क्या 68 इनका एलसीएम सॉरी एचसीएफ हो सकता है। तो देखिए 68 में क्या आ रहा है, देखिए 4 ना इसमें ना इसमें, तो 68 तो एचसीएफ हो नहीं सकता। तो जब 4 ना इसमें तो 4 को बाहर निकाल दो, 4 को बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा 17। अब देखिए 17 आ गया और 17 क्या आ गया, एक प्राइम नंबर भी है, 17 एक प्राइम नंबर भी है, यानी कि एचसीएफ कितना आ गया 17 आ गया। 17 आने का मतलब है बच्चों, 17 आने का मतलब ये हुआ कि एक कक्षा में जो बच्चे हैं वो कितने हैं 17 है। एक कक्षा में जो बच्चे हैं वे कितने हैं 17 है। बात समझ में आ रही होगी आपके कि एक क्लास में बच्चे कितने हैं 17 यानी कि 17। अगर एक क्लास में 17 बच्चे हैं और लड़के कितने 391 है, तो 391 को 391 को 17 से डिवाइड करके देखो आप, तो 391 लड़के हैं और एक कक्षा में आप कितने बच्चे रख सकते हो 17 यानी कि 17। तो 17 दूने 34 बचा 5, 17 थे 51। तो कितनी क्लासें बनेंगी 23 क्लासें बनेंगी इनमें, ठीक है। और अगर लड़कियों में हम देखें तो ये आ जाएगा 323 और इसको अगर हम 17 से डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा 17 एकम 17 और 17 नमे यानी कि 17 इंटू 9 का कितना आ जाएगा आपका 19, ठीक है। तो अगर हम 23 और 19 को जोड़ दें तो कितना आ जाएगा 42 कक्षाएं आ जाएंगी, 42 कक्षाएं आ जाएंगी। इसमें ऑप्शन में शायद कुछ गड़बड़ होगी यहाँ पे, ठीक है, यानी कि या तो यहाँ पे 42 होना चाहिए, नहीं तो ऑप्शन में कुछ गड़बड़ है, ठीक है। तो यानी कि कक्षाएं कितनी होनी चाहिए 42 कक्षा होनी चाहिए हमारे पास, ठीक है। या फिर यहाँ पे ये पूछा गया होगा शायद मेरे ख्याल से, या तो ये टाइपिंग का फॉल्ट होगा थोड़ा बहुत, ठीक है। या फिर यहाँ पे अगर ये पूछा जाए कि प्रत्येक कक्षा में स्टूडेंट कितने हैं, तो उस हिसाब से अगर देखें तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 17 यानी कि 17, ठीक है। अगर वो ये पूछता है कि प्रत्येक कक्षा में बच्चे कितने हैं तो 17, और ये पूछे कि कक्षाओं की संख्या कितनी है तो कितनी हो जाएगी 42 हो जाएगी, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान से देखिएगा। 391 लड़के और 323 लड़कियां हैं। इनसे सबसे पहले क्या है कि इनमें कक्षाएं बनानी है और कक्षा में बच्चे कैसे होने चाहिए समान, और कक्षा कैसी होनी चाहिए बड़ी से बड़ी। तो बड़ी से बड़ी का मतलब हमें क्या निकालना है एचसीएफ, ठीक है। अब इन दोनों का जब हम एचसीएफ निकालेंगे तो हमने कहा था इन दोनों का आप क्या करो डिफरेंस करो, कितना आ गया 68। अब 68 इसको भी नहीं काटेगा इसको भी नहीं काटेगा, तो ये हमारा एचसीएफ हो नहीं सकता 68, ठीक है। फिर मैंने कहा था कि जो एचसीएफ होता है वो कहीं ना कहीं डिफरेंस में छिपा होता है, अंतर में छिपा होता है। तो चलो देखो 68 में क्या आ रहा है 4 आता है, क्या 4 इसमें है, देखो 323 में भी 4 नहीं, 391 में भी नहीं है, 4 तो छोड़ो 2 भी नहीं है, तो उस 4 को बाहर निकाल दो। 4 को बाहर निकालेंगे तो बचेगा क्या 17, और 17 क्या एक प्राइम नंबर है। तो इसका मतलब ये क्या आ गया इन दोनों का एचसीएफ आ गया, इन दोनों का एचसीएफ आ गया। एचसीएफ का मतलब ये हुआ कि हर कक्षा में हमें कितने बच्चे रखने पड़ेंगे 17 बच्चे रखने पड़ेंगे। और 17 बच्चे रखने का यहाँ ये मतलब है कि अगर 391 यहाँ लड़के हैं तो 17 से डिवाइड करेंगे तो कितनी कक्षाएं बनेंगी 23 कक्षाएं। और अगर 323 यहाँ लड़के और 17 से डिवाइड करेंगे तो कितनी कक्षाएं कितनी क्लासेस बनेंगी, यहाँ पे 19 क्लासें बनेंगी। 23 और 19 कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर यहाँ 42 होना चाहिए था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अब हम, ठीक है। देखिए वह छोटी संख्या क्या है जिसे 1812, ये 1812 में जोड़ने पर यह 7, 11, 14 से विभाजित, ये विभाजित है यहाँ पे विभाजित हो जाती है, विभाजित हो जाती है, ठीक है, विभाजित हो जाती है। तो ध्यान से देखिएगा विभाजित हो जाती है, ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं इस क्वेश्चन की आपको डिटेल बताऊं, डिटेल में देखिए। अब आप पहले डिटेल का मतलब ये है कि 7, 11 और 14, तो अगर हम इनका एलसीएम निकालते हैं एलसीएम, तो हमने एलसीएम क्या मान लिया 14, 11 इसके अंदर है नहीं तो 11 और 7 14 के अंदर आ गया, तो 14 और 11 की हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 154, एलसीएम कितना आ जाएगा 154। अब बच्चों एक चीज देखना, हमें जाना कहाँ है, हमें तो 1812 में कुछ जोड़ना है। 1812 में कुछ जोड़ने का मतलब है कि हमें जाना पड़ेगा 1812 के ऊपर, 1812 के ऊपर जाना पड़ेगा। तो एलसीएम कितना आ गया 154 आ गया, एलसीएम 154 आ गया, तो इसकी किससे मल्टीप्लाई करें हम कि ये 1812 से ऊपर चला जाए, तो 12 में मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 15 की अगर 12 में मल्टीप्लाई करते तो 180 यानी कि 1800 हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है। तो यानी कि अगर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, देखिए ध्यान से, ये आ जाएगा 12 चौके 48 यानी कि 1848 आ जाएगा, ठीक है।
उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या निकाला, एलसीएम। मैंने एलसीएम क्या मान लिया, 14 मान लिया। 14 11 क्या ये 11 14 के अंदर है, नहीं है, तो 11 को मैंने ले लिया और 7 तो 14 के अंदर आ ही गया, तो 14 गुना 11 हो गया 154। 154 को मुझे कहां लेके जाना पड़ेगा, 1812 के ऊपर, क्योंकि 1812 में कुछ जोड़ने की बात करना है। ठीक है, तो यानी कि अगर हम देखें तो यहाँ 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1848। तो बताओ 1812 से ये कितना ज्यादा है, 36 ज्यादा है, 36। यानी कि 1812 में मुझे कितना जोड़ना पड़ेगा, 36 जोड़ना पड़ेगा। बात समझ में आ गई आपके? तो इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा मुझे, 36 जोड़ना पड़ेगा, 36। और 36 जोड़ने का मतलब है कि आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको इसका एक एग्जाम वाला मेथड भी बताऊंगा, अगर आप लोगों की बात समझ में आ गई तो। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले एक चीज समझना, जब नंबर सिस्टम हम पढ़ते हैं तो रिमाइंडर थ्योरम को बहुत गौर से पढ़ना, उसका यूज बहुत जगह है। ठीक है, अब मैं यहाँ रिमाइंडर थ्योरम का कॉन्सेप्ट यूज करूंगा। पहले मैं रिमाइंडर थ्योरम को थोड़ा सा समझा देता हूं आपको। देखो, जैसे मैंने 23 में भाग लगाया 4 से, तो ये आ जाएगा 4 पंजे 20, ये 3 बचा। और मैंने यहाँ 21 में भाग लगाया 4 से, तो 4 पंजे 20, कितना बचेगा, 1। अब गौर से सुनिएगा बात को प्यारे बच्चों। अब देखो यहां रिमाइंडर कितना है, 3 शेषफल, और यहां रिमाइंडर कितना है, 1। अगर ये रिमाइंडर जुड़ने के बाद 3 और 1 4 जुड़ने के बाद ये जो भाजक है यानी कि डिवाइजर इससे कट जाए, तो वो संख्या भी जुड़ने के बाद 4 से कट जाएगी, यानी कि डिवाइजर से कट जाएगी। जैसे 23 और 21 कितना हो जाएगा, 44, और 44 क्या होगा, 4 से कट जाएगा। क्या ये बात आपको समझ आई? मैं फिर से रिपीट करता हूं, अगर शेषफल, यहां 3 बचा यहां 1 बचा, अगर शेषफल 3 और 1 4 जुड़ने के बाद भाजक से कट जाए, डिवाइड हो जाए, तो वो संख्या भी जुड़ने के बाद भाजक यानी कि डिवाइजर से डिवाइड हो जाएंगी। ठीक है, अब चलिए ध्यान से देखिएगा। अब हमने यहां करना क्या है, हमने ये करना है कि ये 1812 इसमें कुछ जोड़ना है, इसको यहां लेता हूं मैं, ये 1812 इसमें कुछ जोड़ना है, और वो किससे डिवाइड होना है, 7 से 11 से 14 से, यानी कि 11 से भी डिवाइड होगा, 11 से भी डिवाइड होगा। अब अगर 11 से डिवाइड होगा, जरा देख लेते हैं कि अगर मैं इसको 1812 को अगर मैं 11 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर कितना बचेगा। तो रिमाइंडर देखते हैं कितना बचेगा। देखिए, अगर हम देखें तो 8 और 2 10, 1 और 1 2। ध्यान से देखिए, 10 में से 2 गया 8, यानी कि अगर 11 से इसको भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना बच रहा है, 8 रिमाइंडर बच रहा है। ठीक है, यानी कि अगर देखो 8 और 2 10, 1 और 1 2, 10 माइनस 2, अगर अंतर 0 आ जाता तो वो 11 से डिवाइड हो जाता, और अंतर 11 आ जाता या 11 का गुणा जा जाता तब भी वो 11 से डिवाइड हो जाता। लेकिन अंतर कितना आ रहा है, 8 और 2 10, 1 और 1 2, इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है इनका प्यारे बच्चों 8। इसका मतलब ये कटेगा नहीं, 8 हमारा क्या बचेगा, रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, अब यहां मुझे एक ऐसी संख्या रखनी है कि जब मैं उसे 11 से डिवाइड करूं तो क्या बच रहा हूं, वहां पे 3 बचे, हमारा क्या बचे, वहां पे 3 बचे। तो देखो, इसको 11 से डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा, तो ये आंसर नहीं हो सकता। इसको 11 से डिवाइड बचेंगे तो 3 बचेगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा। बाकी आप डिवाइड करके देख सकते हो, ये तो 11 का मल्टीपल ही है, और 11 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 6 बचेगा। ठीक है, तो यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये बातें समझ आई होंगी। यानी कि अगर मैं यहाँ पे 36 रखूंगा तो यहाँ रिमाइंडर कितना बचेगा, 8, और यहाँ बचेगा 3। तो जुड़ने के बाद देखो ध्यान से, ये रिमाइंडर जुड़ने के बाद 11 से डिवाइड हो जाएंगे, और जब रिमाइंडर जुड़ने के बाद डिवाइड हो जाएंगे तो संख्या भी जुड़ने के बाद ये भाजक जो है 11 इससे डिवाइड हो जाएगा। मैं इस लाइन को बहुत आराम से रिपीट करूंगा, दोबारा से देखिए। पहली संख्या को 11 से डिवाइड करा, 11 क्या है यहाँ पे भाजक, 11 से डिवाइड करा तो 8 आया, इसको डिवाइड करा तो 3 आया। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8 3 11, 11 11 से कट जाएगा, तो संख्या भी जुड़ने के बाद 11 से डिवाइड हो जाएंगी। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको क्लियर रही होगी। चलिए मिलेंगे अब हम अपनी अगली क्लास में। ठीक है।